हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ ज्ञान। तो आज हम चैप्टर 8 देखेंगे। आपका पॉलिटी, NCERT 11th क्लास की पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क हम देख रहे हैं। तो ऑलरेडी में हमने 7 चैप्टर कवर किए हैं पिछले वीडियोज में। अगर आप मिस कर गए हैं तो जरूर उसको देखें, लिंक मैंने दिया डिस्क्रिप्शन में, और प्लेलिस्ट में जाकर आप बाकी सारे चैप्टर्स के वीडियो आप देख सकते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली ये जो चैप्टर आपका वो है लोकल गवर्नमेंट को लेकर के। लोकल गवर्नमेंट, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हम जानते हैं, पंचायत हो गया, और ये रूरल और अर्बन लोकल गवर्नमेंट जिसे हम नगर पालिका भी कहते हैं। तो इस दोनों के बारे में इसमें बेसिकली डिस्कस किया गया है। तो जैसा कि आपने प्रीवियस क्वेश्चंस भी देखा होगा प्रीवियस ईयर का, तो ये काफी दोनों इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस के लिए, पॉलिटी के लिए। तो इसके पहले मैं स्टार्ट करूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम देखेंगे क्या कि इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस क्या है हमारे इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, और इसके अलावा क्या क्या जो प्रोविजन 73rd और 74th अमेंडमेंट शायद आपने पढ़ा होगा, 1991-2 में आया था, आपका इम्प्लीमेंट हुआ था। तो इसमें क्या क्या प्रोविजंस किए गए थे, और फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। तो जो लोकल गवर्निंग बॉडीज बनाई गई थी, इनका क्या फंक्शंस है, क्या क्या काम है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, इनको क्या क्या करना है, इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में, इस चैप्टर के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो ये जो पहले आपको बेसिकली एक एग्जांपल दिया गया है, कुछ है ना, एक ग्राम पंचायत का दो एग्जांपल है, वीमेन ग्राम पंचायत ग्राम सरपंच के बारे में, कैसे उन्होंने क्या काम किया। तो इसको हम जो स्किप करते हैं, यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मेन हम इस पे आते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट क्या है, बेसिकली जो विलेज या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट हो, मतलब लोकल लेवल पे, एक से आप नाम से समझ सकते हैं, लोकल लेवल पर जो गवर्नमेंट है। तो लोकल आपका सबसे नजदीक क्या हो गया, आपका जो विलेज है, अगर विलेज में रह रहे रूरल एरिया, अगर आप अर्बन एरिया में रह रहे हैं तो नगर पालिका, जो आपका वार्ड हो गया, म्यूनिसपैलिटी हो गई वो। तो क्लोजेस्ट टू कॉमन पीपल, जो सबसे नजदीक है। वैसे अर्बन एरिया में कहे तो आपका स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन भी नजदीक होता है, लेकिन सबसे नजदीक जो कहें हम, तो म्यूनिसिपल आपका हो गया एक तरह से। तो क्लोजेस्ट टू कॉमन पीपल, डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स जो आपका है, प्रॉब्लम को ऑर्डिनरी सिटीजन, उसको डील करने में ये इंस्टीट्यूशन, ये गवर्नमेंट जो है बेसिकली काम करती है। बिलीव दैट, इसका बेसिक आइडिया क्या है लोकल गवर्नमेंट फॉर्म करने का। स्टेट में तो हमारा है, यूनियन गवर्नमेंट है ही, तो लोकल गवर्नमेंट क्या क्यों हम फॉर्म करें। एक तो हो गया कि सबसे कम लोगों के नज़दीक है, तो जल्दी से जल्दी आप काम का निपटारा कर सकते हैं। उसके अलावा जो है लोग उसको अप्रोच कर सकते हैं आसानी से, उस गवर्नमेंट को। स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच करने में आपको टाइम लगेगा। इसके अलावा जो क्या है कि लोकल नॉलेज, ये जो गवर्नमेंट को जो लीड कर रहे हैं, इस गवर्नमेंट में जो बैठे हुए हैं लोग लोकल गवर्नमेंट में, तो वो लोकल लोग हैं, तो उनका लोकल नॉलेज और लोकल इंटरेस्ट इसेंशियल है किसी भी डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग में। तो इनको क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी एक है, तो उसको और अच्छा बनाने के लिए जरूरी है कि हम लोकल नॉलेज को, लोकल लोगों को लेकर के चले उस गवर्नमेंट में। नेसेसरी फॉर इफिशिएंट एंड पीपल फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्योंकि लोग अगर देखें कि हमारे ही कुछ है ना जान पहचान के लोग, हमारे ही बिरादरी के लोग उसमें बैठे हुए हैं गवर्नमेंट में, तो अपने प्रॉब्लम बताने में और सॉल्यूशन लेने में ज़्यादा वो आसानी होती है। पीपल फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोकल गवर्नमेंट के थ्रू दे सकते हैं। तो ये बेसिकली आप मेरिट्स में आप लिख सकते हैं, अगर एग्जाम में आए तो मेरिट्स में आप लिख सकते हैं लोकल गवर्नमेंट का क्या मेरिट है, क्या इंपॉर्टेंस है। इट इज कन्वीनियंट फॉर पीपल टू अप्रोच, क्योंकि बहुत ही नजदीक होता है तो लोग उसको अप्रोच आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा डेमोक्रेटिक वैल्यूज को इन्फोर्स करता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड पर्पसफुल अकाउंटेबिलिटी। डेमोक्रेसी का जो मेन है कि पार्टिसिपेशन होना चाहिए लोकल पीपल का, लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए गवर्नमेंट में। तो वो एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि लोग जो है बेसिकली ग्राम सभा, हम आगे देखेंगे ग्राम सभा, ग्राम, तो उसमें जो है बेसिकली लोकल लोग उसमें मेंबर होते हैं सारे। इसीलिए एक्टिव पार्टिसिपेशन आप उसमें लोगों को दे रहे हैं कि आप आइए, आप एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन दीजिए अपना। तो ये एक डेमोक्रेसी के लिए, हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। उसके अलावा द स्ट्रेंथनिंग लोकल गवर्नमेंट इज लाइक स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेस, इसीलिए हमारी डेमोक्रेसी को एक तरह से स्ट्रेंथन करता है और मजबूत बनाता है ये हमारा लोकल गवर्नमेंट। तो अब हम आते हैं लोकल गवर्नमेंट हमारे यहाँ आया कैसे। उसको हम हिस्ट्री को अगर देखें, तो अगर हम पुराना वेदाज या हिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, एंशियंट हिस्ट्री या वेदाज, जो आर्ट एंड कल्चर, तो उसमें हमने देखा अर्लीस्ट टाइम्स में भी सभा होती थी, सभा और समिति कहते थे जिसे हम, अपने वैदिक टाइम में देखा होगा, पढ़ा होगा शायद। तो उसमें जो क्या है वो भी बेसिकली विलेज असेंबलीज की तरह होती थी, कि विलेज के जो एडल्ट मेंबर्स थे या जो
इम्पोर्टेंट मेंबर थे, वो उसमें पार्टिसिपेट करते थे, चाहे वीमेन हो चाहे मेन हो। और उसमें जो है बेसिकली वहाँ के जो डे टू डे प्रॉब्लम्स है, जो लोगों की परेशानियाँ थी, उसको देखते थे, सुनते थे, उसको सुलझाते थे, झगड़ा उगड़ा जो भी होता था। तो वो हमारे देखिए वो भी एक तरह का सेल्फ गवर्निंग विलेज हमारे पास पहले से ही वैदिक टाइम से हमारे यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद हमने देखा पंचायत फॉर्म के जो पंच हम कहते थे, 5 लोगों बेसिकली होते थे उसमें, तो पंचायत का फॉर्म हमने देखा बाद में ब्रिटिश इंडिया के समय में, ब्रिटिश इंडिया के पहले भी। उसके बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो उन्होंने एक फॉर्मल तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की 1882 में लॉर्ड रिपन ने। इनको बेसिकली फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है इन इंडिया, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। तो ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में किसी में सवाल पूछा जाता है कि कौन किसको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा लॉर्ड रिपन। इन्होंने क्योंकि बेसिकली लोकल गवर्न बॉडीज के लिए इनिशिएटिव लिया था, एक्ट बनाया था, तो इसीलिए इनको कहा जाता है लोकल बोर्ड के नाम से उस समय कहा गया। बाद में इंडिपेंडेंट स्ट्रगल के समय भी कांग्रेस ने या बाकी पार्टीज ने भी उस चीज को, बाकी जो लोग थे उन्होंने सपोर्ट किया कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए एक तरह से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में इसको और मजबूत किया गया, विलेज पंचायत में स्टेब्लिश इन नंबर ऑफ प्रोविंसेस, बहुत सारे प्रोविंसेस में इसको स्टेब्लिश किया गया और 1935 एक्ट तक इसको कंटिन्यू किया गया। महात्मा गांधी ने भी इस चीज को डिसेंट्रलाइजेशन जो कहते हैं, रूरल गवर्नमेंट होना चाहिए, रूरल पंचायत को भी काफी फेवर किया था। उनका एक मानना था कि रूरल एरिया में हमारा, क्योंकि इंडिया जो बेसिकली विलेज में रह रहा काफी बहुत सारी पॉपुलेशन, तो उनके पास पावर होना चाहिए गवर्न करने का। तो डिसेंट्रलाइजेशन का एक मजबूत ये विलेज पंचायत जो है एक जरिया है। तो स्ट्रेंथनिंग विलेज पंचायत वाज अ मीन्स फॉर ऑफ इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये महात्मा गांधी जो हमारे फादर ऑफ द इंडियन से कहा जाता है, तो उन्होंने भी इस चीज को काफी फ्रीडम स्ट्रगल के समय में कहा था, अपना व्यू रखा था। तो ये सारा जो है एक्यूमुलेट होके बाद में बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में हमें ये लोकल गवर्नमेंट हमने इसको बनाया। पंचायत देयरफॉर वे लुक्ड अपॉन एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन का इंस्ट्रूमेंट है एंड पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी मतलब जैसे कि लोग वहां पे जो है रूरल कॉमन सिटीजन जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में, तो पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का एक जीता जागता उदाहरण है पंचायत। लेकिन इट ऑल्सो मेंशन, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी इसके बारे में लिखा गया है, विलेज पंचायत को स्ट्रेंथन किया जाएगा, स्टेट्स को डायरेक्शन एक तरह से है कि आप विलेज पंचायत को स्ट्रेंथन करेंगे, मजबूत करेंगे, रूरल डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे। लेकिन शुरू में अगर हम देखें जो पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बना था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, उस समय पंचायत के बारे में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए कुछ हार्ड एंड रूल जो है रखा नहीं गया था, एक कानून नहीं बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन में रखा नहीं गया था। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे इसको रखा गया था कि स्टेट्स को एक डायरेक्शन कि बाद में आप जो है ये पंचायत इंस्टीट्यूशन, विलेज पंचायत, रूरल पंचायत को फॉर्म करेंगे। ऐसा क्यों नहीं किया गया था? स्टार्टिंग में जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल में हमने देखा कि लोगों ने फेवर किया कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए, तो ये इस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू में क्यों नहीं रखा गया था? तो इसका जो कारण है बेसिकली यहाँ पे बताया गया दो कारण। एक तो पार्टीशन रिजल्टेड इन स्ट्रॉन्ग यूनिटरी इंक्लिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्टीशन जब हुआ हमारा देश का, तो लोगों को लगा कि नहीं, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत है। डिसेंट्रलाइजेशन अगर हम करेंगे तो क्या होगा कि लोग जो है वो सक्सीड करेंगे, वो अपने अलग ऑटोनॉमी की मांग करेंगे, अलग हो जाएंगे देश से। तो कि स्ट्रॉन्ग देश के लिए, स्ट्रॉन्ग बना के रखने के लिए, देश को मजबूत बना के रखने के लिए, एक रखने के लिए हमें जरूरी है तो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर होना चाहिए। इसीलिए उस समय जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को उतना फेवर नहीं किया गया, उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए प्रोविजंस बनाए नहीं गए। दूसरा जो एक कारण था कि जो बी आर अम्बेडकर थे जैसे कि और बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स थे, उनका ये मानना था कि जो रूरल सोसाइटी है उस समय की, वो काफी बटी हुई है और कास्ट रिडन है, मतलब कि कास्ट बेसिस पे वहां चलता है। तो अगर वहां पर बेसिकली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अगर हम बनाएंगे तो वहां पे क्या होगा कि जो मजबूत कास्ट है, अपर कास्ट है, वही उस सारे पोस्ट को कैप्चर कर लेगा। वहां पे रूल उनका बेसिकली अपर कास्ट का रूल हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो ये चीज, इस चीज से बचने के लिए जो है उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायत राज या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एक अलग से प्रोविजंस नहीं दिया गया, उसके लिए कहा नहीं गया। तो ये दो कारण अगर आप लिखना चाहे तो इस दो कारण को आप लिख सकते हैं। तो इसको बाद में जब बेसिकली बहुत सारी कमिटीज ने, बाद में बहुत सारे गवर्नमेंट में अपने कमिटीज बनाई, कमिटी ने अपना रिकमेंडेशन दिया कि हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बना सकते हैं। इसके अलावा जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बना, जो अभी हम देखते हैं, इसके पहले भी
एक है ना कुछ इस पे काम हुआ, जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में स्टार्ट किया गया, जो बेसिकली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तरह ही था। इसमें क्या किया गया, डिस्ट्रिक्ट्स को डेवलपमेंट ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया, ब्लॉक्स में जो आज भी हम देखते हैं, और वहाँ पे बीडीओ एक ऑफिसर्स की पोस्टिंग की गई। ये जो थे क्या, चार्ज ऑफ ईच ब्लॉक, ब्लॉक में एक चार्ज होगा, और बिलो द बीडीओ लेवल वेर अपॉइंटेड वर्कर्स कॉल्ड विलेज लेवल वर्कर्स हु वे रेस्पॉन्सिबल टू कीप इन टच विद 10-12 विलेजेस। मतलब कि विलेज लेवल तक जो है सरकार जाए, वहां तक लोगों की बात सुने। इसका प्रावधान कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम के थ्रू स्टार्ट किया गया, लेकिन ये उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो इसीलिए इसको बाद में हटा दिया गया, इंडिपेंडेंट इसको एबोलिश कर दिया गया इस प्रोग्राम को। तो बेसिकली हमारे इंडिपेंडेंस के बाद बहुत बार जो है गवर्नमेंट ने चाहा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को हम बनाए, लेकिन कुछ स्टेट्स ने इसको इम्प्लीमेंट भी किया अपने 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 स्टेट में। जैसे गुजरात ने, महाराष्ट्र ने इस सिस्टम को, इलेक्टेड लोकल बॉडीज का सिस्टम को 1960 में अडेप्ट भी किया। और लेकिन जो है अलग अलग स्टेट को एक सिंपल एक कानून नहीं था, यूनिफाइड यूनिफॉर्म कानून नहीं था, जिसके कारण हर स्टेट में अपना अपना अलग जो सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था। कुछ स्टेट्स में 2 टायर सिस्टम था, यहाँ पे 2-3 टायर नहीं, किसी स्टेट में 2 टायर सिस्टम था, दो लेवल पे, विलेज लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। किसी स्टेट्स में क्या था कि उनको बहुत सारा पावर नहीं दिया, लोकल बॉडीज आपने बना लिया, लेकिन उसको पावर कुछ नहीं दिया कि वो कुछ काम कर सके, फाइनेंस नहीं दिया गया उनको, उनको टैक्स का पावर नहीं दिया, जिसके कारण वो बेसिकली डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह उन्होंने काम किया। लोकल बॉडीज को डिसॉल्व कर दिया गया बहुत बार। अगर मान लीजिए स्टेट में कोई और सरकार है, किसी और पार्टी की सरकार है, लोकल लेवल पर अगर वो जीत के नहीं आ रही, तो उसको डिसॉल्व कर दिया स्टेट सरकार ने। इनडायरेक्ट इलेक्शन, किसी स्टेट्स में इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए, जबकि अभी आप देखेंगे तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो बहुत सारे स्टेट्स में उस समय कोई भी कानून नहीं था, तो कुछ स्टेट्स ने इनडायरेक्ट इलेक्शन करवाए लोकल बॉडीज में। तो ये सब बेसिकली एक डिफरेंसेस देखने को मिला, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि वहां पे एक सेंट्रल कानून नहीं था, जिस जो कि एक यूनिफॉर्म कानून नहीं था उस समय तक। तो 1989 में पीके थुंगोन कमेटी ने बेसिकली एक रिकमेंडेशन दिया कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन के लिए, कि कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्निशन आप दीजिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, जिससे पूरे हर स्टेट में एक यूनिफॉर्म कानून बन सके, हर स्टेट में एक यूनिफॉर्म लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट हो सके। इसके बाद और इसके पहले भी बहुत सारी कमिटीज आई थी। तो इस बेसिस पर बेसिकली 1989 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आई पार्लियामेंट में, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, स्ट्रेंथनिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड इंसर्टिंग एलिमेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, कि हर स्टेट में एक यूनिफॉर्म लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर हो। ऐसा नहीं कहीं पे 2 टायर है, कहीं पे 1 टायर है, कहीं पे इलेक्शन हो रहा है, कहीं पे नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो, यूनिफॉर्मिटी आए। इसके लिए गवर्नमेंट जो है ये अमेंडमेंट पार्लियामेंट में लेके आई। ये बेसिकली जो है आपका 2 अमेंडमेंट 1992 में बेसिकली इसको पास किया गया, पास हुआ ये 73rd अमेंडमेंट, जो कि रूरल लोकल गवर्नमेंट के लिए था, रूरल एरिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसे हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं। और दूसरा था आपका 74th अमेंडमेंट, जो कि अर्बन एरिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लाने के लिए, जिसे हम नगर पालिका भी कहते हैं। ये जो है इन्फोर्स में आया आपका 1 साल बाद, 1 साल का टाइम दिया गया स्टेट्स को इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, अपने एक्ट्स को बदलने के लिए। तो 1983 में ये इन्फोर्समेंट में आया। तो ये तो पूरा आपका हिस्ट्री आपने देख लिया नगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इंडिया में। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बेसिकली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो ये स्टेट सब्जेक्ट है, तो इसीलिए 1 साल का टाइम दिया गया 1992 से 1993 के बीच में, कि आप अपने स्टेट्स में जो आपका कानून है ऑलरेडी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेकर के, उसमें आप जो जरूरत के हिसाब से बदलाव करें, इस एक्ट जो हमने जो पास किया इस एक्ट के अनुरूप लाने के लिए उसको, तो स्टेट से अपना बदलाव किए। तो अब हम आते हैं कि 73rd अमेंडमेंट में क्या क्या चेंजेस लाए गए। तो कंपलसरी क्या क्या था बेसिकली, पहला था 3 टायर स्ट्रक्चर होगा। 73rd अमेंडमेंट में कहा गया कि 3 टायर स्ट्रक्चर होगा रूरल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, लोकल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए यूनिफॉर्म। सबसे नीचे होगा उसमें ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो है के अंदर एक विलेज या एक ग्रुप ऑफ विलेजेज होंगे। इसके बाद इंटरमीडिएट लेवल पे होगा, बीच के लेवल पे, सेकंड लेवल पे, जिसे हम कहेंगे मंडल, ऑल्सो डिफरेंट ब्लॉक और तालुका। ब्लॉक और तालुका लेवल पे एक मंडल होगा, मंडल पंचायत। उसके अलावा फिर जो सबसे टॉप लेवल पे होगा आपका जिला पंचायत, जो कि इंटायर रूरल एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो एक डिस्ट्रिक्ट का जितना भी रूरल एरिया है उसको कवर करेगा। बीच का जो लेवल है ये ब्लॉक और तालुका पंचायत, ये अगर स्टेट्स के पॉपुलेशन अगर 20 लाख से कम है, तो वो इस लेवल को नहीं भी बना सकता है। अगर वो चाहे तो इस इंटरमीडिएट लेवल को वो स्किप कर सकता है। वहां पे सिर्फ 2 टायर स्ट्रक्चर होगा, एक हो गया ग्राम पंचायत, एक हो गया जिला परिषद। तो ये प्रोविजन रखा गया वहां पर, लेकिन सबके लिए स्ट्रक्चर मैंडेटरी है।
उसके अलावा मैंडेटरी क्रिएशन ऑफ ग्राम सभा, तो ग्राम सभा हर स्टेट को क्रिएट करना है। ग्राम सभा क्या है बेसिकली, तो उस विलेजेज में जितने भी एडल्ट मेंबर ग्रेटर देन 18 जो रजिस्टर्ड है एज ए वोटर्स, वो उसमें मेंबर्स होंगे ग्राम सभा में, तो वो ग्राम सभा उसको कहलाया जाएगा। इसका फंक्शन जो है बेसिकली स्टेट अपने लेजिस्लेशन के थ्रू डिसाइड करेगा ग्राम सभा को क्या क्या फंक्शन देना है, लेकिन एक लिस्ट ऑफ फंक्शंस को बताया गया कि इस ये पावर जो है आप ग्राम सभा को, ग्राम पंचायत को, रूरल सेल्फ गवर्नमेंट को आप दे सकते हैं, लेकिन स्टेट को बेसिकली डिसाइड करना क्या क्या पावर किस लेवल पे दिया जाएगा। दूसरा जो प्रोविजन रखा गया एक इलेक्शन का, कि तीनों लेवल पर, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, इंटरमीडिएट लेवल, ब्लॉक पंचायत हो या जिला परिषद हो, तीनों लेवल पर डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, यानी लोग डायरेक्टली उसको चुनेंगे प्रतिनिधि को। इन सभी का टर्म जो है 5 साल का टर्म हुआ, जैसे स्टेट असेंबली का होता है, लोकसभा का होता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी कारणवश इसको डिसॉल्व करती है 5 साल के पहले, टर्म पूरा होने के पहले, तो नया इलेक्शन 6 महीने के अंदर अंदर आपको कराना होगा। डिसॉल्व के 6 महीने के अंदर अंदर आपको इलेक्शन फिर से कराना होगा। तो ये इसलिए किया गया क्योंकि पहले क्या था कि हमने देखा कि बहुत सारे स्टेट्स में क्या था, इनडायरेक्ट इलेक्शन करवा रहे थे, बहुत सारे स्टेट में इलेक्शन हो भी नहीं रहा था, बहुत सारे स्टेट्स में एक डिसॉल्व कर दिया, उसके बाद इलेक्शन ही नहीं हुआ। तो ये सब कारण से ये सब प्रोविजंस को रखा गया, मैंडेटरी प्रोविजन को, कि आपको ये इनको फॉलो करना ही है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट रखा गया रिजर्वेशंस का, कि हर लेवल पर, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो मंडल पंचायत हो, चाहे वो जिला परिषद हो, तीनों लेवल पर 1/3 सीट जो है वीमेन के लिए रिजर्वेशन होगा। उसके अलावा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी हर तीनों लेवल पर बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन, जो स्टेट में है उस बेसिस पर, जो एरिया में पॉपुलेशन है उस बेसिस पर उनके लिए रिजर्वेशन होगा। और स्टेट चाहे तो वो अदर बैकवर्ड क्लास के लिए भी रिजर्वेशन रख सकती है, अगर वहां पे उनका पॉपुलेशन है, स्टेट रखना चाहे तो रख सकती है। इसके अलावा ये तो सिर्फ सिर्फ मेंबर के लिए नहीं होगा, बल्कि चेयरमैन और अध्यक्ष जो होते हैं, जो ग्राम सभा में जो अध्यक्ष हो गए, ग्राम पंचायत में, मंडल पंचायत में या जिला परिषद में जो हेड हो गया आपका, उस लेवल पर भी, सारे लेवल पर भी 1/3 रिजर्वेशन एप्लीकेबल होगा। मतलब 1/3 वहां पे भी, तीनों का हम देखें, तीनों लेवल पे 1/3 वीमेन का रिजर्वेशन होना चाहिए, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का रिजर्वेशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। तो उसके अलावा सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए, महिला के लिए आपको रिजर्वेशन नहीं देना, बल्कि जो सीट्स आपने रिजर्व किया है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए या बैकवर्ड क्लास के लिए, उसमें भी 1/3 जो है वीमेन के लिए आपको रिजर्व करना है। तो इसका मतलब है कि आप एक दलित वीमेन, मतलब कि एक तो वीमेन, एक सरपंच जो है दलित वीमेन हो सकती है, मतलब कि एक वीमेन भी हो, वीमेन का सीट भी है वो, और दलित यानी शेड्यूल कास्ट से भी वो बिलोंग कर रही है, तो उसके लिए वो सीट्स, मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स में भी आपको 1/3 सीट जो है वीमेन के लिए रखना है टोटल। तो ये स्ट्रिक्ट प्रोविजन रखा गया ताकि वीमेन का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा से ज्यादा हो सके। नेक्स्ट आया ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो 29 सब्जेक्ट्स जो उस समय रखा गया कि इस पे जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, रूरल गवर्नमेंट जो है को दिया जाना चाहिए, जो कि पहले स्टेट लिस्ट में था। स्कूल, इसके लिए एक अलग लिस्ट बनाया गया, शेड्यूल पार्लियामेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया 11 शेड्यूल, इसमें ये 29 सब्जेक्ट्स को रखे गए। लेकिन अब स्टेट्स को डिसाइड करना है कि इनमें से कितने सब्जेक्ट्स को वो लोकल बॉडीज को ट्रांसफर करना चाहती है या नहीं चाहती है, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स जो है स्टेट लिस्ट के अंदर थे, स्टेट के अंदर थे, तो वो चाहे तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर सकती है। कितना वो उसको पावर देना चाहिए स्टेट के ऊपर, उन्होंने छोड़ दिया। कुछ सब्जेक्ट्स जो है, जैसे कि यहाँ पे लिखा रखा गया है, एग्रीकल्चर का मान लीजिए हो गया, मैन इरीगेशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिफिकेशन, एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन। तो ये सब कुछ कुछ जो है लिस्ट, सब्जेक्ट्स जो है स्टेट लिस्ट में है, लेकिन जिसको कि स्टेट चाहे तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, रूरल गवर्नमेंट को दे सकती है कि आप इस पे अपना अधिकार क्षेत्र कर सकते हैं। लेकिन कुछ एरिया जो आदिवासी इनहेबिटेड एरिया थे, जो शेड्यूल्ड एरिया जिसे कहा जाता है अभी भी, शेड्यूल्ड एरिया, अपने शेड्यूल 6 और शेड्यूल, सॉरी 5 और 6 पढ़ा होगा, तो शेड्यूल एरिया जो है वहां पे इन एक्ट को एप्लीकेबल नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली क्या था कि आदिवासी जो है, ज्यादातर आदिवासी ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो उनका अपना कस्टम्स होता है, उनका वहाँ का जो रिसोर्सेज है, कॉमन रिसोर्सेज है, फॉरेस्ट हो गया या पीने का पानी हो गया, तो उनका अलग कस्टम है, उनका अलग रिचुअल है, अलग कल्चर है, जिसको कि गवर्नमेंट ने चाहा कि उसको छूछाप हम नहीं करेंगे, उस पर इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। उनके लिए अलग एक्ट जो है, पंचायत एक्ट जो है 1996 में लेके आई गवर्नमेंट, जिसे कहा गया पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट। ये बेसिकली जो पंचायती राज एक्ट था उसी को एक तरह से मॉडिफाई करके के वहां पे इम्प्लीमेंट किया गया।
एक्सटेंड्स द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 9 टू द शेड्यूल एरियाज ऑफ द कंट्री। तो शेड्यूल एरिया को इस बेसिकली जो पंचायत इंस्टीट्यूशन था उसको एक्सटेंड किया गया यहाँ पे, लेकिन बेसिकली ज़्यादा यहाँ पे पावर दिया गया इन कम्युनिटीज़ को, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो ग्राम सभा है उनको ज़्यादा पावर दिया गया, क्योंकि वहाँ पे उनका कल्चर अलग है, वो अपने से उस चीज़ को मैनेज कर सके, उनका कल्चर भी इंटरफेयर नहीं हो, उनका लैंग्वेज रिचुअल भी इंटरफेयर नहीं हो, और वहाँ पे गवर्नमेंट भी हो सके, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इन दोनों बातों को ध्यान में रख करके इस एक्ट को लाया गया। द लोकल ट्रेडिशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट शुड बी प्रोटेक्टेड। तो उनका जो लोकल ट्रेडिशन है उसको प्रोटेक्ट भी करना है हमको, और वहाँ पे गवर्नमेंट भी वो चला सके, ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखकर इन एक्ट को लाया गया। स्पिरिट ऑफ डाइवर्सिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन, तो डाइवर्सिटी भी मेंटेन रहे, उनका भी ट्रेडिशन रहो, और डिसेंट्रलाइजेशन जो गवर्नमेंट का मोटिव था वो भी फुलफिल हो सके। इसके अलावा जो एक्ट में बात की गई 73rd अमेंडमेंट एक्ट में स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन कमिश्नर, जो कि इस पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में इलेक्शन करवाएंगे, इलेक्शन को मॉनिटर करेंगे। जैसे कि आप देखते हैं लोकसभा का या फिर स्टेट असेंबलीज का इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, उसी तरह से यहाँ पे इंडिपेंडेंट बॉडी जो है, ऑटोनोमस बॉडी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है या फिर जो नगर पालिका है उनका इलेक्शन को मॉनिटर करेगी, देखेगी, करवाएगी। तो ये जो बेसिक ऑटोनॉमस है जैसे कि इलेक्शन कमीशन, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर नहीं आता, ये आप ध्यान रखें। ऐसा नहीं आप समझ लें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर ये कंट्रोल में है, ये ऐसा नहीं है। ये अपने आप में ऑटोनॉमस स्वतंत्र बॉडी है, जो कि स्टेट के इलेक्शन के लिए जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उनको का इलेक्शन करवाती है। इसके अलावा आपको स्टेट फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करना होगा हर 5 साल में, जैसे कि सेंटर करती है, प्रेसिडेंट करते हैं फाइनेंस कमीशन, उसी तरह स्टेट फाइनेंस कमीशन को आपको हर 5 साल में अपॉइंट करना होगा, जो कि क्या करेगा कि जो लोकल गवर्नमेंट है उनका फाइनेंशियल पोजीशन को देखेगा, उसके ऊपर अपनी राय व्यक्त करेगा, और उसके अलावा जो रिवेन्यू स्टेट के पास आ रहा है या स्टेट रेज कर रही है टैक्सेज या नॉन टैक्सेज के थ्रू, उसमें से कितना पार्ट जो है आपको लोकल गवर्नमेंट को देना है, उसके बारे में वो अपना रिकमेंडेशन देगा, जिसको मानना न मानना स्टेट के ऊपर है। इसके अलावा रूरल और अर्बन लोकल गवर्नमेंट में रिवेन्यू का क्या बंटवारा होना चाहिए, किस डिवीजन कैसे होना चाहिए, वो सारे के ऊपर में स्टेट फाइनेंस कमीशन जो अपना रिकमेंडेशन देगा। जैसे कि आप देखते हैं फाइनेंस कमीशन जो सेंटर में आर्टिकल 280 के अंदर में कि वो अपना रिकमेंडेशन देता है कि सेंटर अपना कितना टैक्स रिवेन्यू जो है कैसे स्टेट को कितना परसेंट दिया जाए, नहीं दिया जाए, वो सारी चीज। उसी तरह से ये स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में कितना रिवेन्यू का बंटवारा कैसे होना चाहिए उसके बारे में बताएगा। तो ये 73rd अमेंडमेंट हमने देखा जो कि रूरल सेल्फ गवर्नमेंट में, गांव में सेल्फ गवर्नमेंट के लिए था, रूरल एरिया के लिए। 74th अमेंडमेंट उसी तरह से अर्बन एरिया के लिए बनाया गया, अर्बन एरिया में लोकल गवर्नमेंट को देने के लिए। इसमें अब अर्बन एरिया क्या होता है, अर्बन एरिया का डिफिनेशन जो है उन्होंने सेंसस से लिया। बेसिकली सेंसस जैसे कि 2011 सेंसस की अगर हम बात करें तो अर्बन एरिया का मतलब है कि वहाँ पे कम से कम 5,000 का पॉपुलेशन होना चाहिए उस एरिया में, एटलीस्ट 75% ऑफ मेल वर्किंग पॉपुलेशन। ये ध्यान रखिए आप, मेल वर्किंग पॉपुलेशन जो है 75% उनका नॉन एग्रीकल्चर कामों में वो काम कर ऑक्यूपाइड हो, ऑक्यूपेशन कर रहा हो, वर्क कर रहा हो, और जहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या हो, एटलीस्ट 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो अगर ये कोई एरिया इन तीनों चीज़ों को सेटिस्फाई करता है तो उसे अर्बन एरिया के दर्जा में रखा जाएगा, और वहाँ पे अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 74th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। तो ये बेसिकली ट्रू कॉपी है 73rd अमेंडमेंट के जैसे ही। यहाँ पे भी जैसे इलेक्शन की बात की गई है, रिजर्वेशन होगा, सेम तरह से रिजर्वेशन है 1/3 वीमेन के लिए। सब्जेक्ट का ट्रांसफर है, कुछ सब्जेक्ट रखा गया है जिसको स्टेट चाहे तो ट्रांसफर कर सकती है अर्बन लोकल गवर्नमेंट के लिए। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो ऑलरेडी हमने देखा वो अर्बन गवर्नमेंट के लिए भी वो इलेक्शन कंडक्ट करवाएगी, और स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है अर्बन गवर्नमेंट जो है, लोकल गवर्नमेंट, उनका फाइनेंस का स्टेटस भी देखेगी, उनको क्या क्या फंड की जरूरत है, स्टेट को कितना फंड देना चाहिए, वो सारी चीज़ों पे वो भी स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है अपने रिकमेंडेशन देगा। तो ये जो लिस्ट है सब्जेक्ट्स का, वैसे रूरल गवर्नमेंट के लिए किस में रखा गया था, 11th शेड्यूल में, यहाँ पे 12th शेड्यूल में उस सब्जेक्ट्स को रखा गया। तो बस यही डिफरेंस है ज़्यादातर। अब हम आते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। इम्प्लीमेंटेशन कैसा हुआ है, कहाँ तक हुआ है, तो अभी देखें तो बहुत सारी स्टेट्स ने इसको इम्प्लीमेंट किया, बहुत सारी स्टेट्स ने इलेक्शन भी कंडक्ट कराया, तो काफ़ी अच्छा इम्प्लीमेंटेशन है। बहुत सारे इससे और पॉजिटिव बात जो है, बहुत सारे स्टेट्स में जो लोकल गवर्नमेंट में वीमेन सरपंच, वीमेन जो मेयर्स आप देख सकते हैं, क्योंकि रिजर्वेशन है। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ बेसिकली, अगर हम देखें 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट का इम्पैक्ट क्या हुआ,
तो पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट जो बढ़ा, लोग जो ज़्यादा गवर्नमेंट में, लोकल सेल गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन उनका और बढ़ा। जो गांव के लोग थे वो भी एक है ना विलेज ग्राम सभा का पार्ट हैं, वो गवर्नमेंट का स्कीम्स को देख सकते हैं, स्कीम इम्प्लीमेंटेशन हुआ कि नहीं हुआ, उसको अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो ये सारा कुछ हम देखने को मिला हमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के थ्रू। इसके अलावा रिजर्वेशन ऑफ वीमेन, इसमें जो प्रोविजन रखा गया, इसके कारण वीमेन एम्पावरमेंट काफ़ी हुआ। अभी आप देखते हैं बहुत सारे पंचायतों में या जिला परिषद में या मेयर पद पे और उन लोगों बॉडीज में वीमेन जो है चेयरपर्सन का पोस्ट होल्ड करती है, वीमेन मेयर को आप देखते हैं। तो इससे क्या हुआ कि वीमेन एम्पावरमेंट जो है बढ़ा, बेसिकली डिसीजन मेकिंग में। वीमेन हैव गेन्ड मोर पावर एंड कॉन्फिडेंस बाय असर्टिंग कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज। तो उनका कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज के ऊपर में काफ़ी, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, उस समय 30 वीमेन मेयर, मोर देन 30 वीमेन मेयर्स है, 500 वीमेन अध्यक्ष और टाउन म्यूनसिपैलिटीज, 650 नगर पंचायत। तो ये जो अर्बन लोकल बॉडीज की बात की गई। रूरल बॉडीज की बात हम करें तो वहाँ पे भी ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा आज के डेट में। गिवन वीमेन ए ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्किंग ऑफ पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स का वर्किंग को उन्होंने काफ़ी ध्यान से देखा, उनका ज़्यादा इन्वॉल्व हुई वीमेन, जो अभी तक घर में हाउस होल्ड वर्क में रहती थी, तो उनको ज़्यादा एक पावर सब मिला, कॉन्फिडेंस आया वहाँ पर। ब्रॉट अ न्यू पर्सपेक्टिव एंड जेंडर सेंसिटिविटी टू डिस्कशन। तो डिस्कशन जो है उसमें जेंडर इश्यूज भी डिस्कस किया गया कि भाई कोई स्कीम है तो इसका जेंडर वीमेन पे कितना इम्पैक्ट होगा, वीमेन इससे इसको फायदा होगा कि नहीं होगा। तो वो सारी चीज़ें भी वीमेन रिजर्वेशन के कारण आप देख सकते हैं। इसका एक नेगेटिव भी कुछ जगहों पे देखा जाता है कि मेल प्रॉक्सीज, जो आप कहते हैं बेसिकली कि नगरपति, ये आप सुना होगा टर्म। ये बेसिकली रूरल एरिया में या अर्बन मेयर पोस्ट पे भी होता है कि जो वीमेन जो एक तरह से प्रॉक्सी की तरह काम कर रही है, उसके पीछे जो बेसिकली ज़्यादा काम जो है वो उनके जो हस्बैंड है वही देखते हैं। तो ये बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये कम है फिर भी। लेकिन फिर भी इससे वीमेन रिजर्वेशन से काफ़ी फायदा हुआ है। तो इसके अलावा जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का जो रिजर्वेशन आपने दिया, रिजर्वेशन इसमें है प्रोविजन, इसके कारण क्या हुआ कि अल्टर द सोशल प्रोफाइल ऑफ लोकल बॉडीज। तो लोकल बॉडीज में जो बेसिकली पहले क्या था, अपर कास्ट लोअर कास्ट वाला सिस्टम जो था, जैसा कि बी आर अम्बेडकर ने कहा कि भाई कास्ट सिस्टम है यहाँ पर, तो उससे हट करके जो शेड्यूल कास्ट है उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिला, वो भी गवर्नमेंट पोस्ट पे बेसिकली रह सकते हैं, बिकम मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोशल रियलिटी। तो जैसा सोशल रियलिटी है वहाँ पर, मान किसी रूरल एरिया में बहुत सारे सोशल ट्राइब्स, ट्राइबल पॉपुलेशन है, शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन है, तो उस हिसाब से उनको सीट मिली लोकल गवर्नमेंट में, ग्राम पंचायत में या जिला परिषद में, जिसके कारण वो बहुत ही एक तरह से सभी के लिए मान्य हुआ, सभी को लगा कि नहीं हमारा भी रिप्रेजेंटेशन इसमें है। तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही हुआ इसका। कंसर्न्स कुछ अभी भी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन उतना हुआ नहीं। बहुत सारे स्टेट्स जैसे हमने कहा ऑटोनॉमी नहीं दी जो रूरल गवर्नमेंट को, लेकर लोकल सब गवर्नमेंट को, जो उतना सब्जेक्ट उनको देना चाहिए था, जो रिवेन्यू का सोर्स है वो सब नहीं दिया गया। नॉट ट्रांसफर्ड मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो थे स्टेट ने, क्योंकि स्टेट के पास पावर है तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स को उन्होंने अपने पास ही रखा, लोकल गवर्नमेंट को उन्होंने ट्रांसफर नहीं किया, जिसके कारण लोकल गवर्नमेंट जो बेसिकली पावरलेस तरह से एक तरह से काम कर रही है बहुत जगह। उसके अलावा डिसीजन मेकिंग जो आप देखें तो डिसीजन मेकिंग अभी भी बहुत सारे लोकल गवर्नमेंट में उतना डेमोक्रेटिक नहीं है। इस तरह से पार्टी पार्टी लाइन के हिसाब से वो काम करते हैं। अगर स्टेट में कोई पार्टी है और उसी की पंचायत में भी बेसिकली आप देखें तो उन्हीं के जो स्टेट का व्यू है, स्टेट लेवल पे जो व्यू है वही व्यू आपका लोकल गवर्नमेंट पे भी रहता है। तो बेसिकली डिसीजन मेकिंग बहुत जगह जो है उतना फ्रीडम नहीं वहाँ पे हुआ है, क्योंकि सेम पार्टी जो है स्टेट लेवल पर भी है और सेम पार्टी आपका जो है पंचायत लेवल पे या अर्बन लोकल बॉडीज नगर पालिका पे मेयर लेवल पे भी है। लोकल लेवल डू नॉट एंजॉय मच पावर, जैसे मैंने कहा बहुत सारे पावर उनके पास नहीं है, क्योंकि रिवेन्यू सोर्स नहीं है, सब्जेक्ट्स भी ट्रांसफर नहीं हुए हैं, तो उतना पावर उसको नहीं दिया गया। उसके अलावा जो मेन एक इम्पॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल पावर सपोर्ट जो चाहिए लोकल बॉडीज को, वो उनके पास नहीं है, फाइनेंशियल रिवेन्यू रेज नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर पैसा ही नहीं हुआ तो वो कैसे किसी स्कीम को लेके आ पाएंगे, या कुछ ना स्कीम को इम्प्लीमेंट कराना तो वो नहीं करा सकते हैं। तो ये सब एक ड्रॉबैक है, जो कंसर्न्स है जिसको कि दूर करने की जरूरत है। यहाँ पे ऐसे एग्जांपल दिया गया है कि जैसे रूरल लोकल बॉडी जो है रूरल एरिया में जो है वो बेसिकली 0.24% ही टोटल रिवेन्यू को रेज कर सकते हैं। उनके पास जो पावर है रिवेन्यू 0.24% ही वो क्रिएट कर पा रहे हैं, लेकिन जो एक्सपेंडिचर है उनका 4% है।
तो आप देख सकते हैं डिफरेंस के कारण ये जो पैसा है डिफरेंट का 3% 3.5% का जो पैसा है, ये इनको बेसिकली स्टेट से ही मांगना पड़ेगा। स्टेट के लिए वो स्टेट पे इस तरह से इसलिए वो डिपेंडेंट है, इसीलिए उनको जो है बेसिकली स्टेट का जो कोई भी स्कीम है या स्टेट का जो बात मानना पड़ता है, क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपको वहीं से मिल रहा है। तो ये है बेसिकली दोस्तों लोकल गवर्नमेंट के बारे में हमने बात किया। तो ये मोटा मोटी आपने देखा कि क्या क्या एक्ट क्या था, क्या क्या पहले हिस्ट्री में क्या थी हमारा लोकल गवर्नमेंट, बाद में हमने क्या क्या देखा और क्या क्या कंसर्न अभी भी हैं, जिसको आप लिख सकते हैं कि वे फॉरवर्ड में हमें कैसे इसको दूर करने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स होप आपको वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो जरूर आप लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और बाकी एनसीईआरटी के चैप्टर्स को आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।